आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजय आलोक जी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मलुक नागर महासचिव आरएलडी के मलुक नागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय आलोक जी आपके साथ शुरुआत करते हैं। क्या छात्र आंदोलन को राजनीति ने हाईजैक किया? अब सवाल है कि इस मुद्दे पर अगर छात्रों का दबाव नहीं होता, ये सवाल तो पूछा ही जाएगा, छात्रों का ऐसा दबाव नहीं होता, अगर इस मुद्दे पर इस तरह से आप देखते नहीं कि जो राजनीतिक पार्टियां वो लगातार दबाव रखती, तो आपको नहीं लगता है कि आपने तो बस नीट का एग्जाम सेकेंड टाइम ठीक से करा दिया और आपने टेलीग्राम को वो कर दिया, बैन कर दिया, आपको लगा कि हो गया, आप तो आगे की कोई तैयारी करने के मूड में आप नहीं थे? नहीं अंजना जी, ये बात बिल्कुल गलत है। छात्रों के दबाव से ज्यादा हमें छात्रों के भविष्य की चिंता थी। उन मेधावी छात्रों का भविष्य सुनिश्चित करना था जो इस लीक के चक्कर में आके कहीं अपनी मेधावी होने के बावजूद अपनी जगह को सुनिश्चित नहीं कर पाते। और इसीलिए जैसे ही ये पेपर लीक की पुष्टि हुई, तुरंत प्रधानमंत्री जी के स्तर पे पेपर को रद्द करके दोबारा रीनीट करवाने का फैसला किया गया, टेलीग्राम को बंद किया गया। हमारे लिए पहली प्रायोरिटी 21 जून को हर हालत में पेपर को दोबारा टेस्ट करवाने की पहली प्रायोरिटी थी कि इसको हम किसी तरह से करें। उसके बाद तमाम नीट में कैसे सुधार किए जाएं, एनटीए में कैसे सुधार किए जाएं, कैसे दोबारा रीटेस्टिंग न हो, कंप्यूटर मोड में कैसे हो, ये सब लगातार प्लानिंग चल रही थी। निश्चित तौर पे मैं हाईजैक इसलिए कहूंगा कि इस मुद्दे को किया गया, ये राजनीतिक रूप से प्लान्ड एक मुद्दा था, आंदोलन था, जिससे स्वफुर्त छात्रों का समर्थन मिला। इसमें मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक मुख्य न्यायाधीश की तंज पर कॉकरोच पे अमेरिका में कॉकरोच जनता पार्टी बन जाती है। जो व्यक्ति लुप्त रहता है, अचानक सुप्तावस्था से उठता है, वो रातों रात हीरो बन जाता है। उसके 10 मिलियन फॉलोअर बन जाते हैं, 1 करोड़ से ऊपर। वो इंडिया में लॉन्च होता है, हमने उसको परमिशन तुरंत दे दी कि ठीक है आप प्रदर्शन करिए। परमिशन के बावजूद वो 20 दिन तक प्रदर्शन करता है, 500 से 700 लोग नहीं जुटते हैं। लेकिन ऐन मौके पे जिस दिन संसद का सत्र शुरू होना होता है, चंद्रशेखर आजाद से लेके बाकी लोग से लेके जितने पार्टीज हैं उनका समर्थन मिलता है, पूरे छात्र संसद कूच कर देते हैं, एक अराजकता की स्थिति बनती है। और निश्चित तौर पे उसमें छात्र भी थे, सिर्फ अराजक तत्व भी थे, ये सबने देखा। हमें इस सब चीज से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। छात्रों के हित में जितने कदम हमने उठाए किसी ने नहीं उठाए। आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी को या किसी भी पार्टी को आज से 70 साल पहले तक इस परीक्षा लीक कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। 2010 में बात हुई, कभी नहीं काम बना। 2024 में हम ही कानून लेके आए, लेकिन उस कानून में हमें फिर लगा ये 26 के लीक होने के बाद कि ये काफी नहीं है, इसमें और संशोधन करने चाहिए। पेपर लीक के बाद क्या है, जो आज अभिजीत दीपके ने कहा कि पेपर लीक के बाद क्या क्या कड़ी कार्रवाई क्यों होती है, ताकि ये डेटरेंट हो कि पेपर लीक करने वाला 100 बार सोचे कि मेरी पूरी खानदान मेरी 7 पुश्तें बिक जाएंगी अगर मैं ये करूंगा। तो ये एक डेटरेंट है। लेकिन पेपर लीक ना हो इसके लिए भी कार्रवाई हो रही है। क्या ये 7 पॉइंट टास्क फोर्स कमेटी बनाएगी, जिसका संसद में मजाक उड़ाया गया। गौमूत्र विशेषज्ञ बता दिया गया उन्हें। नंदन नीलकेनी जिन्होंने आधार बनाया, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े, दलीय व्यवस्था को दूर करते हुए, नंदन नीलकेनी की प्रतिभा का सम्मान करते हुए उनको हमने हेड बनाया, तो उनको कॉर्पोरेट प्रमुख बना दिया गया। आपके हिसाब से चले तो नंदन नीलकेनी बड़े अच्छे कैंडिडेट थे। हमारे कुमार मंगलम के खिलाफ चुनाव में लड़वा दिया कांग्रेस पार्टी ने, और आज उनको कॉर्पोरेट बना दिया। इससे बड़ी स्वार्थ की राजनीति और अवसरवादिता की राजनीति क्या होती है? इस पूरे आंदोलन से अपने आप को दूर रखा क्योंकि आम आदमी पार्टी का अभिजीत दीपके थे, और देखा कि आंदोलन उठने लगा तो जाके बैठ गए प्रधानमंत्री के आवास के आगे धरने पे। ये सारा का सारा आंदोलन राजनीति से प्रेरित नहीं है तो क्या है? क्योंकि मुद्दा विहीन हो चुका है। अरे तो अन्ना आंदोलन भी तो हुआ, जनता के समर्थन, अन्ना आंदोलन भी तो हुआ, असर हुआ, आपकी सरकार बनी। अन्ना आंदोलन को किसकी राजनीतिक बैकिंग थी? हमारी सरकार कोई अन्ना आंदोलन से नहीं बनी, गलतफहमी में मत रहिए। अन्ना आंदोलन से एक ही नेता का उदय हुआ, वो था अरविंद केजरीवाल। हमारी सरकार इसलिए बनी क्योंकि लोग यूपीए से उब चुके थे, पक चुके थे, थक चुके थे यूपीए सरकार की नाकामियों आलोक जी। लेकिन ये भी एक सच्चाई, आलोक जी ये भी एक सच्चाई है कि इसको लेकर ईमानदारी से बात होनी चाहिए। भाई अब कानून आ रहा है तो भाई आप निर्भया के बाद आप लोग भी तो कानून ही लेकर आए ना। कौन सा ऐसा मतलब बड़ा परिवर्तन हो गया जिससे घटनाएं पूरी तरह से रुक गई? कानून सख्त लाना भी तो सरकार के ही कामकाज का हिस्सा है या नहीं? और इम्प्लीमेंटेशन भी। कल ही कानून आया और कल ही 2 पेपर लीक हो गए, एक महाराष्ट्र में और एक उड़ीसा में। कितना मजबूत कानून आया होगा आप समझ सकती हैं। कल ही 2 पेपर आउट हुए और दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है।
केवल कानून ला देने से कि हम इसके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे 10 करोड़ की, 5 करोड़ की, उससे पेपर लीक रुक जाएगा, तो मैं समझता हूं ये बैल बुद्धि है, इससे आगे कुछ नहीं। आप कानून लाइए ना कि पेपर को किस तरह से हम इसको फुल प्रूफ बनाएं, क्या ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होगा, किस तरह से जाएगा, कौन डिजाइन करेगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके ऊपर तो एक शब्द नहीं बोलता है कानून। केवल कानून आप आरएसएस और मोदी जी को बचाने के लिए लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट में इसी एनटीए ने कहा अभी 2 महीने पहले कि पेपर लीक नहीं हुआ है, राइटिंग में एफिडेविट दिया है, और ये कहते हैं कि साहब हम तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। 2024 में जो पेपर लीक हुआ उसके बारे में आज तक कोई नहीं बोलता है। एनटीए के अंदर एक आदमी, एक क्लर्क को भी आपने जिम्मेदार नहीं ठहराया। 21 जून को नीट का दोबारा पेपर हुआ अंजना जी, महाराष्ट्र और बिहार में मास स्केल पर चीटिंग हुई, मास स्केल पर दूसरे लड़के बैठे गए, तमाम रिपोर्ट आई, एफआईआर हुई, एयरफोर्स करते रह गए, और तमाम जो एजेंसीज एनटीए की लगी थी वो अपना कांड करके फिर दोबारा 21 जून को भी चली गई। एफआईआर हुई हैं और उसके अंदर जांच नहीं हो रही है। दुर्भाग्य यह है कि जिस एनटीए को पहले ही भंग कर देना चाहिए था वो भंग नहीं किया गया। 152 पेपर लीक होने के बाद आपने कानून बनाया और पूरी छाती थपथपाई कि हमने पता नहीं क्या कर दिया है। उसके बाद फिर दोबारा आपको 2 साल में उस कानून को बदलने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि पहले भी आधा अधूरा कानून था और इस बार एक बोगस कानून है। इस बार केवल और केवल बच्चों को दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए एक बोगस कानून बना है, और उसका असर यह है कि कल ही कानून पास हुआ और कल ही बीजेपी शासित राज्यों में 2 पेपर आउट हो गए। अब सवाल आपका आज तक का है कि छात्रों को क्या मिला आलोक जी, इस आंदोलन करने से? एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, आप आ रही हूँ, उसी पर आएंगे। लेकिन कानून कल पास हुआ और उसी दिन चोरी हो गया का कोरिलेशन नहीं बैठाया जा सकता है, क्योंकि अभी कानून लागू तो नहीं हुआ है ना, अभी तो पास हुआ है। लेकिन ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, जांच ठीक नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। छात्रों को क्या मिला? जल्दी से एक रिस्पॉन्स, फिर अनुराग जी के पास जाएंगे। अंजना जी 3 दिन से 4 दिन से उसी कानून के ऊपर बात हो रही थी, लेकिन उसका भी डर नहीं था। अब बात आती है छात्रों को क्या मिला। मैं पूछता हूं कौन दे सकता था? दे तो सरकार सकती थी, केंद्र की सरकार दे सकती थी। केंद्र की सरकार ने एक झुनझुना दिया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। केंद्र की सरकार अगर चाहती तो पहले दिन ही कहती एनटीए भंग है, हम 10 लोगों की 5 लोगों की कमेटी बनाते हैं और उसमें एक्सपर्ट्स को रखते हैं, गोमूत्र विशेषज्ञों को भी रख लेते, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आपने ये सारा काम जब किया जब सैकड़ों बच्चे घायल हो गए, जब आपको पैलेट गन चलानी पड़ी, जब आपको पता है 5 बार एक एनटीए से एक ही पेपर लीक हो रहा है, तो उसको बचाने का काम क्यों किया गया? क्योंकि उसमें बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, आपके वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं। 2024 में तो क्रिस्टल क्लियर हो गया था कि भाजपाइयों और संघियों के बच्चों को एडमिशन दिलाया गया, भाजपाइयों और संघियों के स्कूल में एग्जाम लीक हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर पहले ही हो जाता तो ये आरोप सीधा है, अच्छे से चलता। आलोक जी, उनका आरोप सीधा है, लेकिन आप जवाब दें उससे पहले मैं एक बार अनुराग भदौरिया जी के पास जा रही हूँ। अनुराग भदौरिया जी, हम पप्पू यादव जी की तस्वीरें दिखा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के ज्यादातर जो प्रदर्शन है दूसरे तीसरे दिन से अब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर आ गए हैं। छात्रों को पूरा न्याय तो मिल जाए? देखिए, सवाल ये नहीं है। छात्रों ने तो साफ सत्ताधीशों को ये बागी संदेश दे दिया है कि देश मनमानी से नहीं संविधान से चलता है। अगर सत्ताधीशों को अब तक नहीं खबर लगी है तो ये चिंता का विषय है। छात्रों के लिए अभी हमारे साथी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सरकार उनके भविष्य की चिंता कर रही थी। क्या भविष्य की चिंता की है आपने? आंख फोड़ के, सर फोड़ के, हाथ तोड़ के, पैर तोड़ के, पीठ लाल करके, आंसू गैस छोड़ के ये भविष्य की चिंता करते हो? ऐसे तो पहली बार सरकार देखी है जो छात्रों की भविष्य की चिंता बैलेट गन से करती है। क्या बात है भाई, सर फोड़ के चिंता करती है। वाह वाह वाह, क्या ऐसी सरकार किसको चाहिए भाई? ऐसी चिंता भी किसी को नहीं चाहिए। चिंता चाहिए थी जब वो धरने पे बैठे थे, तब सरकार को चिंता और चिंतन करना चाहिए था कि हमारे घर के छात्र, हमारे अपने बच्चे बैठे हैं, हम जाके उनसे बात कर ले, 2 कदम की दूरी पे हैं, उनसे बात कर ले तो उनकी समस्या का समाधान निकालते। तब तो लगता है छात्रों के भविष्य की चिंता कर रहे हैं। छात्रों की भविष्य की चिंता लगती तब जब आप छात्रों की बात करते। आप छात्रों के साथ क्या कह रहे हो कि जो विपक्ष की पार्टियां वो राजनीति कर रही हैं। आपको तो अपने भाई बहन की चिंता होती नहीं है, हमें तो होती है भाई। अगर आपके घर के आलोक जी दिल पे हाथ रख के कहना, आपकी घर की बेटी
और आपकी बहन पे अगर लाठियों से वार हुआ होता तो क्या आप सरकार का बचाव कर रहे होते? लेकिन हम उनको अपना समझते हैं, पूरे देश की बहन बेटियों, क्योंकि विपक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर परेशान है, मांग रहा है, तो हमें उसके कंधे से कंधा मिलाना है, सरकार को जगाना है कि सरकार जगिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही थी, लेकिन हम विपक्षी नेता, हम समाजवादी लोग अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागे, क्योंकि हमारे घर के वीडियो डालिएगा। अनुराग जी, एक काउंटर क्वेश्चन आपसे भी है। ये तस्वीरें एक बार दिखा दीजिए, जो पुलिस वाली तस्वीरें हम लोग दिखा रहे थे, जो ऐसे पुलिस वाले जिनके पास लाठी डंडा होने के बावजूद, ये तो पुलिस वाले लाठी चलाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस ने भी एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो में जो 6 बजे में हमने चलाया था, वो दिखा रहे हैं कि कैसे पुलिस वाले लाठी नहीं चला रहे, उनको भी घेर कर जो बच्चे हैं, ये देखिए, उन्होंने 20 जुलाई का वीडियो है, अब मतलब बहुत भद्दे इशारे कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं उनके मुंह में जाके, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर दौड़ाकर मारते हैं उनको, पत्थर तोड़ कर जमीन से उठाकर मार रहे हैं। कुछ उन परिवारों के लिए भी बोल दीजिए, उनके भी बच्चे आए थे। मैं बोल रहा हूं, मेरा सीधा सा सवाल है, सिविल ड्रेस में वो कौन थे जो लाठी लेके घूम रहे थे? पुलिस वालों ने क्यों नहीं पकड़ के उनको जेल में डाला? कौन थे वो लोग? कौन वो ज्यादा वहां पे दादागिरी कर रहे थे? कौन है वहां पत्थर लेके आगे, ट्रक भरा पत्थर जिस तरह से सुबह से दिखाया जा रहा था, हम लोगों ने देखा सोशल मीडिया पे, ट्रक भरा पत्थर आया है, कहां से आया था वो? कैसे आ गया था वो? कैसे सैनिटाइज आपने किया था? आपके बच्चे, आपके हजारों की संख्या में बच्चे बैठे हैं, पुलिस के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? अगर कोई गलत व्यक्ति वहां आ भी रहा है, अगर घुसने की कोशिश कर रहा है, कोई उपद्रवी है भी, तो उस जगह आ कैसे गए? ये पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भागेगी क्या? क्योंकि आप सब अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएंगे, किसी कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी अभी। तो जिम्मेदारी तो आपको पुलिस को भी लेनी पड़ेगी ना अंजना जी, ऐसे थोड़ी होगा कि सारी जिम्मेदारी छात्रों की हो जाएगी, पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, पुलिस को वहां सैनिटाइज करना था, पुलिस सरकार को जिम्मेदारी लेनी थी कि हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, उनको कोई नुकसान ना हो जाए, कोई उपद्रवी ना आ जाए, कोई असामाजिक तत्व ना घुस जाए, कोई पत्थरबाज ना घुस जाए, कोई लाठीबाज ना घुस जाए, कोई बंदूकबाज ना घुस जाए, कोई हत्यारा वहां ना घुस जाए, कोई गुंडे माफिया ना घुस जाए। ये जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की या पुलिस सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं थी? अंजना जी जरा आप बता दीजिए मुझे। मैंने सारी जिम्मेदारी छात्रों की, बेचारा पढ़ने लिखने वाले छात्र। अनुराग जी की बातों का जवाब दीजिए अजय जी। कौन असामाजिक तत्व? पुलिस को, उसके बाद मलुक जी फौरन आ रही हूँ। अजय जी, अगर ऐसे लोग वहां घुसे थे तो फिर ये भी तो जिम्मेदारी है ना कि भाई इसको संभालने में किसकी चूक है फिर? देखिए अंजना जी, संभाल तो हमने लिया ही। इनकी मंशा क्या थी? जितने अराजक तत्व घुसे थे, इनकी मंशा थी सुदृढ़ रूप से हिंसा फैलाना, अराजकता फैलाना। बिना एक भी गन फायर किए हुए पुलिस ने आराम से मामला संभाला, उसमें 118 पुलिसकर्मी घायल हुए। जहां तक मेरी जानकारी ठीक है, अगर मेरी बेटी होती या मेरा बेटा होता, उसको लाठी पड़ती तो मुझे कैसा लगता? सही बात है, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये अनुराग जी के तो अपने भाई साहब IPS ऑफिसर हैं, अगर कल को उनका सर फूट के आता तो अनुराग जी को कैसा लगता? अनुराग जी के परिवार को कैसा लगता? बड़ा आसान है कह देना नहीं कि आपकी बेटी होती, अपनी भाई होती। अपने भाई से पूछिए कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाता है जब क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तब समझ में आएगा। टीवी पे बैठ के ज्ञान देने से समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, आलोक शर्मा जी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस तो राहुल गांधी जी को हुआ था राफेल के समय में। अब आप लोग को, पूरी कांग्रेस पार्टी को हो गया क्या कोलंबियन इफेक्ट, जो हर बात में आरएसएस बीजेपी, आरएसएस बीजेपी, एनटीए भंग कर देते, ये कर देते, वो कर देते। अरे आप तो बैठ के मूंग दलते रहे, 33 साल तक आपने कुछ किया नहीं, और हम कुछ कर रहे थे, आप कहते हैं ये राहुल गांधी जी का सीधा आरोप है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था में संघ से जुड़े लोगों को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के लिए और वहां पर ज्यादा से ज्यादा एडमिशंस संघ से जुड़े लोगों को कराने के लिए ही ये पूरी व्यवस्था शिक्षा की ऐसे लचर और लीक हो रहे हैं। ये सीधा आरोप है, इस पर जवाब दीजिए आप। उसके बाद आ रही हूं अनुराग जी और मलुक जी। राहुल गांधी जी की IQ पे मैं प्रश्न खड़ा करने वाला कोई नहीं हूं। पूरा देश जानता है IQ कितनी है। आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछिएगा, एक चीज का जवाब नहीं देते हैं। तो जो कान में कम्युनिस्टों ने और लेफ्टिस्टों ने कहा होगा या भारत विरोधियों ने कहा होगा, वही कह दिया। कौन से एक मिनट, कौन से अपने मेरिट से जितने छात्र आज गए हैं, पिछले 12 साल से हम हैं ये कह रहे हैं कि पिछले 12 साल में जितने IITN, जितने मेडिकल कॉलेज, जितने UPSC के लोग, जितने BPSC के लोग, जितने स्टेट सर्विस कमीशन के लोग, ये जितने गए सब पेपर लीक से गए हैं, सब संघ के लोग हैं। ये विचारधारा है इनकी। पिछले 12 साल से जितने क्वालिफाई किए हुए डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स हैं, वो सब संघ के लोग पेपर लीक करके गए। ये क्या रद्दी आदमी की बात सुन के अंजना जी इस क्वेश्चन को आप डिबेट में ला रही हैं? ये पूरे देश की प्रतिभा पे सवाल कर रहा है ये आदमी, और इसकी बात हम लोग सुने। मैं बताता हूँ कौन बात सुनने लायक है।
ये बात सुनने लायक है? अभी बताता हूं आप ये सोचिए गौमूत्र विशेषज्ञ, इन्होंने फिर बोला, शर्म नहीं आती है। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर को गौमूत्र विशेषज्ञ कहते हैं। 250 से ज्यादा शिक्षाविदों ने प्रियंका गांधी जी को चिट्ठी लिखी कि मैडम अपनी शिक्षा का स्तर देखिए, क्या बोल रही हैं आप इसके बारे में, कामकोटी साहब के बारे में। शर्म नहीं आती है इन लोग को? और दूसरी बात, ये आरएसएस और बीजेपी जो बार बार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम आरएसएस की विचारधारा को विश्वास रखते हैं, ये राष्ट्र धर्म की विचारधारा है, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की विचारधारा है। तो इस सरकार में अगर आदमी हम अपने नहीं रखेंगे तो क्या हम कांग्रेस पार्टी के रखेंगे, या हम इटली से लाके आदमी रखेंगे? आलोक जी जल्दी से रिस्पॉन्स, उसके बाद सीधा चलेंगे मलूक जी के पास। चाइना से चंदा नहीं मिलता है। देखिए, मैं आलोक जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने बता दिया कि राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं कि अपनी विचारधारा के लोग सब जगह भर्ती कर दिए हैं। आलोक जी ने मान लिया है आज तक पे, धन्यवाद इनका। अब हम तो सीधा पूछ रहे हैं भाई, तो क्यों नहीं करेंगे भाई? एग्जाम क्यों नहीं करेंगे? And why I should be apologetic about it? कैबिनेट का अप्रूवल था? अरे सुनिए ना, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज आप रुकिए। बीच में नहीं यार सुनो, क्योंकि आरएसएस के लोग ज्यादातर अनपढ़ होते हैं, क्योंकि ज्यादातर आरएसएस के लोग एक ही तरह की विचारधारा के होते हैं, उनको देश का नहीं पता होता, वो केवल अपनी विचारधारा थोपना चाहते हैं, और ज्यादातर आरएसएस के लोग अनपढ़ भी होते हैं। वापस आता हूं, प्रदीप जोशी एनटीए के चेयरमैन, देखिए अंजना जी कैसे होगा? देखिए मैं पूछना चाहता था सीधा, एक एनजीओ को जिसका नाम एनटीए है, एक एनजीओ को किसने ठेका दिया कि आप सारे बच्चों के भविष्य को खराब कर दो, और उसमें किसने आरएसएस के प्रदीप जोशी जैसे लोगों को भरा, जिनके खिलाफ मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जांच हुई, और मध्य प्रदेश में बीजेपी के लोगों ने कहा कि इनके खिलाफ सीबीआई की जांच होनी चाहिए और एसआईटी होनी चाहिए, और कोई गोमूत्र विशेषज्ञ है तो कहना पड़ेगा भाई क्या प्रॉब्लम है उसमें। दूसरी चीज, वांगचुक के लिए भी इन लोगों ने कहा है चाइनीज एजेंट है ये, उसके खिलाफ तमाम तरह के केस ठोक के जोधपुर जेल में डाल दिया था। आज वांगचुक जी हो गए हैं, आज सम्मानित वांगचुक जी हो गए हैं, उन्हीं के सांसद और तमाम लोग कह रहे थे कि चाइना के एजेंट है। दुर्भाग्य यह है कि इनको वास्तव में, मैं फिर कह रहा हूं, बिल्कुल बोला गया था कि चाइना के बिल्कुल एजेंट बोला गया था। ठीक है, उसके बाद जो अभी आपने बोला बचिए, क्या जोधपुर जेल में नहीं ले जाया गया था? वो लाल किया, मैं समझता हूं कि जिस तरह से आज के हालात हैं, पूरी तरह से मैं बिल्कुल, देखिए जो हुआ है वो तो अब हुआ ही, अब क्या कर सकते हैं, मैं अपने शब्द वापस भी ले लेता हूं। लेकिन दुर्भाग्य ये है, लेकिन अब तो आपके लिए अपमानित हो गए जब से उन्होंने, अब लेकिन आलोक जी आप लोगों के लिए अपमानित हो गए ना, जिनके नाम पर ये पूरा आंदोलन हुआ, जिनके भूख हड़ताल की वजह से इतने सारे बच्चे देश भर से आए, अब आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। उनकी भूख हड़ताल से नहीं हुआ था। नहीं, केवल मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि उनके आंदोलन बच्चों ने किया, आंदोलन वांगचुक जी ने नहीं किया। वांगचुक जी भूख हड़ताल पे बैठे, हम उनका सम्मान करते हैं, वहां तक। और कोई चीज होगी तो आलोचना भी कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। आंदोलन बच्चों ने किया, बच्चों का आंदोलन था, वांगचुक जी का आंदोलन नहीं था। लेकिन बात यह है कि एनटीए में कैसे सुधार हो, एनटीए में सुधार कैसे किया जाए, इस पर भाजपा खामोश है। मालूक जी एक शब्द नहीं बोल रहा है कोई। अब आप रुक जाइए आलोक जी, मालूक जी बोलेंगे उसके बाद। मालूक जी आज सवाल तो यही है ना कि जो सरकार है उस पर जिम्मेदारी है। अगर ऐसा मौका नहीं आता, बच्चों का भरोसा नहीं टूटता, तो फिर थोड़ा ना विपक्ष को या किसी को भी मौका मिलता। देखिए, जिम्मेदारी सरकार की है, ये सच है। जो एनडीए के कार्यकाल में हुआ नहीं होना चाहिए था, पर क्या 65 साल कांग्रेस के राज में जो हुआ, दशकों से जो माफिया चला आ रहा था, उसको 2024 में बिल लेके आए और अब सख्त बिल लेके आए, तो क्या 1 करोड़ की 10 करोड़ पेनल्टी करना जुर्म है? विपक्षी क्या ये चाहते हैं ना बढ़ाया जाए? 1 साल 3 साल की सजा 10 साल की सजा करी जाए, तो क्या विपक्षी ये चाहते थे? अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कानून बोगस है। तो कानून पर जब चर्चा हो रही थी, तुम इधर की उधर की बात कर रहे थे, सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे थे, कहां की बातें, मनुवाद कहां की बात आ रहे थे। जो विपक्ष का काम होता है, देश की संसद में 193 की चर्चा पे ऐसी बातें रखें जो मिनिस्टर वहां बैठ करके नोट करे और फिर क्लैरिफिकेशन में हर पॉइंट का जवाब दे, और विपक्ष ने अगर कुछ बोला है उसमें से उठा के उस बिल में अमेंडमेंट करा जा सके। तो अगर बोकस है तो क्या बोला है?
अंजना जी, 3 चीजें होती है। एक तो जो जिस पे चर्चा हो रही है वो, और एक लेफ्ट पे होती है कि उसमें क्या क्या अनुराग जी। खामियां हैं, राइट में होती है कि उसका सॉल्यूशन क्या है। क्या एक भी किसी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस और किसी की पार्टी ने उस तरीके से संसद में विचार रखे जो युवाओं अनुराग के जी, लिए, Gen Z अनुराग के जी, लिए, कानून में क्या students के शामिल लिए- हो सकता है ताकि छात्रों को ऐसा ना लगे कि भाई उनको क्या मिला? ऐसा कुछ भी आप लोगों ने अगर सुझाव आपकी पार्टी के नेताओं ने तो बताइए, कानून में कुछ बदलाव की बात की हो। कानून तो ध्वनि मत से इन्होंने पास कर लिया। देखिए सरकार को इस बात का एहसास है, वो सरकार जानती है कि जहां युवा और छात्र खड़े हो जाते हैं वहीं से नया दौर शुरू होता है। और उन्हें पता है नया दौर आने वाला है। नया दौर जब आएगा तब उनका इस बात का आभास है कि नए दौर में भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। अब राजनीति होगी विकास की और शिक्षा पे, राजनीति होगी देश को आगे ले जाने पे, राजनीति देश को पीछे ले जाने पे नहीं होगी। अभी जो आपने कानून की बात की, निर्भया का कांड हुआ था, बहुत मजबूत कानून बना उसके बाद। तो मैं पूछता हूं अंजना जी, क्या उसके बाद महिलाओं पर अत्याचार कम हो गए क्या? कानून बनाना एक बात है, कानून का पालन कराना, उसका डिलीवरी सिस्टम मजबूत करना, वो फेलियर है इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में। उसमें भ्रष्टाचार सिस्टम है, भ्रष्टाचारी लोग हैं, चोर हैं। तो आप जानते हो इस सरकार में तो हर जगह चोर पाए जाते हैं ना। जैसे आपने देखा चढ़ावा चोर, वहां भी चोर पाए जा रहे हैं। यहां सरकारें चोरी हो जाती हैं, कहां कहां चोर नहीं, एमपी एमएलए चोरी हो जा रहे हैं, यहां खाद चोरी हो जाती है, सड़क खड़ंजा रोड चोरी हो जा रहे हैं, पुल चोरी हो जा रहे हैं। बताइए आप। तो यहां पे तो ऐसा है कि सरकार में चोर हर जगह है। इन चोरों को कैसे हटाएगी सरकार? इस पे सरकार चिंतन करे कि जो सिस्टम में चोर घुसे हुए हैं और जो सिस्टम में उसको दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं और सिस्टम को खा गए हैं, चाहे कितना मजबूत कानून बना दीजिए। 2024 में यही कानून था ना, और ये बोला गया था पार्लियामेंट के अंदर में, सदन में, आपने भी सुना होगा कि हम इसका नकल विरोधी कानून और जो पर्चा लीक होता है इतना मजबूत बना दिया गया है, अब यहां पर्चा लीक नहीं होगा। लेकिन 2026 में फिर हो गया। अब कहा कि नहीं, अब सजा और ज्यादा हो जाएगी। अरे जब 1 करोड़ था 10 करोड़ हो गए, 3 साल से 10 साल हो गई, फिर पर्चा लीक होगा तो क्या गारंटी कि नहीं होगा? जरा बता दीजिए। पर्चा लीक होने से बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। 25 बच्चों ने सुसाइड किया अंजना जी। क्या उस बच्चों को वो बच्चे वापस मिल जाएंगे उस मां बाप को? मैं पूछना चाहता हूं। कानून तो आप बना देंगे, कानून से भी मजबूत बन जाएगा, बच्चे वापस आ जाएंगे, तो बताइए मुझे ऐसा कोई कानून है क्या? इसलिए आपको सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। जो आप आके यहां वकालत करते हैं ना, जिस तरह सबको पता है सिस्टम में किस तरह की भर्ती हो रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखिए, हर जगह देखिए कैसे कैसे प्रोफेसर आ रहे हैं। बताइए, आपके टीवी चैनल में कई प्रोफेसर को मैं देखता हूं, वो आते हैं यहां बात करने के लिए, शिक्षा पे बात करते हैं। यहां कहते हैं विपक्षी पार्टियों के बारे में, शिक्षा पे कब बात करते हैं? आप नहीं तो डिबेट उठा के देख लीजिए, कितने प्रोफेसर आते हैं आपके चैनल पे। कभी वो शिक्षा की बात करते हैं, कभी शिक्षा सुधार की बात करते हैं, कभी वो न्यूट्रल होकर बोलते हैं कि देश में शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए। वो आके यहां बीजेपी की बैटिंग करने आते हैं, सोचिए आप, और नफरत की बात करने आते हैं। जब यहां पे शिक्षक हिंदू मुस्लिम की बात करने लग जाए, यहां पे धर्म के नाम पे यहां पे नफरत की बात फैलाने लग जाए, एक दूसरे के विरोध में बोलने लगे, तो काहेगा शिक्षक है? इसके मतलब शिक्षक बदलने की जरूरत है, शिक्षा प्रणाली बदलने की जरूरत है, और जो सिस्टम उसके अंदर स्वच्छ और ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है, जिससे कि शिक्षा पद्धति सही हो और जो पेपर बनते हो वो यहां ट्रांसपेरेंट हो और चोरी की कोई गुंजाइश नहीं हो। इसलिए चोरों को हटाइए। और ये पार्टी, ये मेरे, अब हमारी सरकार आ गई तो हम अपने आदमी भर देंगे, आरएसएस के भर देंगे। कल किसी और की सरकार आएगी, वो अपने आदमी भर देगा। इसके मतलब शिक्षा के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हो आप। कब्जा करने के बारे में सोच रहे हो आप। सोचता मैं यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर लूं, मैं शिक्षा की जो मंदिर है उनमें कब्जा कर लूं। तो जब कब्जा वाली आपके अंदर भावनाएं रहेगी ना, तो कभी शिक्षा पद्धति ठीक नहीं हो पाएगी। एक कब्जे की भावना, जो यूनिवर्सिटी में कब्जा, हमारे खुद ही स्वीकारा है, वीसी चुनेंगे हमारी, ठीक, हर जगह। हाँ, अनुराग जी जो बोल, अनुराग जी आप ही की बात का जवाब ले रही हूँ। अनुराग जी की बात का जवाब दीजिए। अजय जी वो खुद ही कह रहे हैं, आपने खुद ही स्वीकारा है ना अभी, कि हम क्यों ना भरे संघ से जुड़े लोगों को, संघ की विचारधारा। पूरी लड़ाई इसी की रहती है क्या, कि अपनी सरकार आई तो अब अपने लोगों को भरो। वो जब थे तो उनकी विचारधारा के लोग भरे हुए थे, और शिक्षा जाए जहां जाना है, पानी में। सबसे पहली बात मैंने पहले भी बोल दिया कि आई एम नॉट एंड वी आर नॉट अपोलोजेटिक अबाउट इट, क्योंकि सही लोग सही जगह पे पहुंचे हैं। एनईपी इसका उदाहरण है, जो 2019 में पास हुआ, 20 में कार्यान्वित हुआ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 26 भाषाओं में हम पढ़ाई करवा रहे हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन 26 भाषाओं में ली जा रही है, पहले क्यों नहीं ली जाती थी? आज एक गरीब का बच्चा, गांव में झोपड़ी का उठा तमिलनाडु का बच्चा अपनी भाषा में नीट बन के डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, पहले क्यों नहीं सोचा? केरला के बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचा? मणिपुरी अपनी भाषा में दे सकता है एग्जाम, श्रीलंका में बैठ के, क्यों नहीं सोचा? ये हमारी सोच है।
आज अगर मैं क्लास 12th में जब मैं था तो मुझे पीएसएमबी के अलावा कोई और सब्जेक्ट लेने का अधिकार नहीं था। मैं चाहता आज मैं चाहूं तो मैं पीपीसीएम और के साथ इकोनॉमिक्स ले सकता हूं। ये मेरा अधिकार है, ये मेरी नई एजुकेशन पॉलिसी है, मेरी सोच है, मेरी चाहत है, मेरी स्वतंत्रता है। इस सोच का कोई विरोध करता है तो मुझे आश्चर्य लगता है। लेकिन हाँ, भदौरिया जी की बात कई बात कहूंगा, मेरे मित्र हैं, लेकिन कसम खाई हुई है इनकी पार्टी में भी ये भी कि न पार्टी सुधरेगी, न ये सुधरेंगे, न पार्टी सीखेगी, न ये सीखेंगे। 2 साल से मैं सिखाते सिखाते तंग हो गया। शिक्षा शिक्षा शिक्षा, विपक्ष विपक्ष विपक्ष, विपक्ष तक बोल नहीं पाते हैं, वही ज्ञान यहां पर बैठने लगे। और किस आदमी का ज्ञान सुन रहे हैं? किस पार्टी के प्रवक्ता का, जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रपोजल बकायदा विधेयक लेके आए कि नकल विरोधी कानून हम वापस लेते हैं। और ये व्यक्ति नकल विरोधी कानून पे इनका ज्ञान सुन रही है पूरे देश की जनता। हम ऐसे पार्टी के प्रवक्ता का प्रवचन सुन रहे हैं जिसके नेता कहते थे रेप करने पे लड़कों से तो गलती हो जाती है, फांसी पे चढ़ा दें। कहां से इनको सख्त कानून चाहिए होगा भाई? अनुराग जी, किसकी बात है हम लोग सुन रहे हैं? आज क्या जरूरत नहीं है कि पूरा का पूरा चीज बदले। अब वो बदल रहा है, ये बदलाव इनको नहीं है, क्योंकि गुलामी की मानसिकता से जकड़ी हुई कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती थी कि भारत का अपना शिक्षा नीति हो। अंग्रेजों से दी गई शिक्षा नीति हम लेके चलते रहे। कोई एक मिनट मैं खत्म कर लूं, उसके बाद बोलिए। अंग्रेजों की दी हुई शिक्षा नीति गुलामी की नीति से प्रभावित हम आज तक, आपका खत्म होगा गुलामी नहीं की ना? नीति से प्रभावित होकर मैं आज तक चलते रहे। एक अपनी स्वतंत्र शिक्षा नीति हो जिसमें हर बच्चा पढ़ सके, हर बच्चा आगे बढ़ सके, गरीब का बच्चा आगे निकल सके, शिक्षा लोन वितरित हो सके। क्या दिक्कत है आपको भाई? आपको हर एक लोग से दिक्कत हो गई है। ये देश 10 साल में पूरे सिस्टम को बदल रहा है, ये दिक्कत है। ऊपर से नीचे तक ढांचा बदल गया, ये दिक्कत है। अंग्रेजों के चंगुल से निकल गए, विदेशी शक्तियों के चंगुल से निकल गए, जवाब सुनिए। अब जवाब आज हमारे देश के अनुराग जी कॉर्पोरेट बहुत वर्ल्ड बोला है ये समाजवादी पार्टी पे, एक बार वो जवाब दे। जब अरे सुनिए जवाब भाई। देखिए इन्होंने सवाल पूछा तो आलोक जी सुन लीजिए कान खोल के। भारत माता के जन जन की चीख पुकार आप नहीं सुनते हो ना तो इनकलाब आता है, इनकलाब पैदा होता है। आप आदरणीय नेताजी की बात कर रहे हो, नेताजी ने आप उसको तोड़ मरोड़ के बोल रहे हो। उन्होंने दूसरे तरीके से बोला था, उनका बोलने का संदर्भ अलग था, उनका मतलब अलग था, तरीका अलग था। आप दूसरी तरह से पेश करते हो, यही तो आपकी आदत है, यही तो आप करते आए हो अभी तक। आप गोली चलाने का ऑर्डर देते नहीं हो क्या? आपने सदन में बोला ना कि नहीं हमारे गृह मंत्री जी ने ऑर्डर नहीं दिया था गोली चलाने का, लेकिन जब वहां पे अयोध्या में गोली चली तब कहोगे मुख्यमंत्री उस समय थे, आदरणीय नेताजी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। आपके यहाँ पुलिस चलाती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री चलाने पहुंच जाते हैं। आदरणीय नेताजी गोली लेके चलाने गए थे, उनका चिट्ठी आपने देखी थी, चिट्ठी पढ़ी थी। निपेंद्र मिश्रा जी ने खुद बोला था कि वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बोलने पे अयोध्या में गोली चली थी। जिस तरह से आपके यहाँ पे नेता कह रहे थे कि जिससे छात्रों के आंदोलन में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बोलने से वहां बुलेट गेंद चली या आंसू गैस छोड़े गए या लाठी डंडे चले या गोली चली, ये तो आपके नेता खुद बोल रहे हैं सदन में खड़े होकर। तो अपने समय में आप सही हो जाते हो, दूसरे के समय में आप गलत हो जाते। मैंने कमाल है, दूसरे को तो आप बोलते हो नहीं मुख्यमंत्री चले गए थे वहां गोली चलाने के लिए, और अपने समय में तो बोलते नहीं हमारे तो मंत्रालय ने ऑर्डर नहीं दिया था। इसलिए आप कम से कम एक बात पे टिकिए, हर बात को तोड़िए मरोड़िए मत। देश की जनता देख रही है, आप छात्रों की युवाओं के भविष्य की बात कीजिए, आप इतिहास की बात कर करके उनका वर्तमान और भविष्य दोनों चौपट करना चाहते हो। इसलिए छात्र रोड पे आंदोलित थे, इसलिए छात्र आज रोड पे, आप भी डरे हो सरकार बैकफुट पे। क्यों? क्योंकि सरकार उस बात का एहसास हो चुका है कि यूथ और छात्र आपके साथ नहीं है, क्योंकि आप उनके भविष्य की बात नहीं कर रहे हो, उनके भविष्य की चिंता नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप सिर्फ अपनी चिंता करके उन पे दमनकारी नीति अपनाना चाहते हो। इसलिए वो आपके विरोध में आगे खड़े हुए। अब आप कहोगे यहां से आ गए वहां से आ गए। देखिए मैं आपको सीधी सी राय दे रहा हूं और मेरी राय मान लीजिए। राय यह है कि देश के विकास की बात कीजिए, फ्यूचर के जो हमारा युवा उसके फ्यूचर की बात कीजिए, छात्रों के एजुकेशन के बारे में आप अच्छी शिक्षा नीति लेके आइए, कैसे देश मजबूत हो इस पे बात कीजिए, धर्म के नाम पे राजनीति बंद कर दीजिए, झूठ और जुमलेबाजी बंद कर दीजिए और ड्रामाबाजी बंद कर दीजिए। देश को आगे जाने दीजिए। बहुत हो गया आरएसएस। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आ गया है सिर पर। रोको ना इनकी बात को फिर कर दिए। अंजना जी रोको, बोलिए। अंजना जी एक चीज तो क्लियर हो गई, हमारे जो साथी बोल रहे हैं कि उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने गोली नहीं चलवाई थी, तो पूरा विपक्ष सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां सुन लें कि ये जो मांग कर रहे हैं अमित शाह जवाब दें। अमित शाह जी ने गोलियां चलाई, तो इनकी बात के अनुसार अमित शाह जी ने कोई आदेश नहीं दिया, कोई गोलियां नहीं चलाई। एक तो ये, दूसरा जो चंदा चोरी की बात करी, आज ये क्लियर हो गया कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उसके नेता जो अयोध्या नहीं गए,
आज जहां वो मंदिर में चंदा चढ़ा रहे थे, संसद में चाहे नाटक कर रहे थे, तो जूते पहन करके चढ़ाए, तो उनकी आस्था सनातन या मंदिर नहीं है। जूते पहन के कोई भी मंदिर में नहीं चढ़ाता। दूसरा, जो पप्पू यादव केसरिया रंग के कपड़े पहन के बैठे और जो उन्होंने नाटक और ड्रामा करा, जो उन्होंने कहा हम नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, तो क्या करोड़ों लोग इस देश में जो साधु सन्यासी और सनातन धर्म से आस्था रखते हैं, जो साध्वीय साधु, उन सबका अपमान करा है इन्होंने। तीसरा, ये संसद में जाके ड्रामा करने जाते हैं, तो फिर देश का संविधान, देश की संसद और ये ड्रामा, फिर चुनाव क्यों लड़ते हैं? 20 लाख लोग जो अधिकृत करके भेजते हैं, जाओ हमारे लिए काम करो, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, कमजोर युवा, स्टूडेंट, जैन जी के लिए, तो क्या ये वहां भी ड्रामा करना जाते हैं? तो क्या ये देश के संविधान को कुछ समझते ही नहीं? देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, संसद में जाके ड्रामा करेंगे, अंदर बिल पे बोलते नहीं है, चर्चा बस की नहीं है, 193 पे ये चलने नहीं देते, तो अब बिल पे, अमेंडमेंट बिल पे अंजना जी अगर कुछ भी ये बोलते और कुछ भी सुझाव देते, तो मिनिस्टर बाउंड है वहां बैठ के लिखने के लिए, और मिनिस्टर बाउंड है क्लैरिफिकेशन देने के लिए, और अगर कोई अच्छा सुझाव देते तो मिनिस्टर उसमें अमेंडमेंट करने में एडिशन कर सकते थे। वहां कुछ बोल नहीं रहे, वहां कुछ का कुछ गा रहे, कहां की ईंट कहां का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा, वहां सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं, वहां मनु और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, वहां इनके बस की नहीं है, और यहां ज्ञान बांट रहे टेलीविजन में बैठ करके। अंजना जी, अब आप आलोक जी जवाब दीजिए, और उसके बाद से मैं अजय जी आपके पास आ रही हूँ। मैं नौजवानों के भविष्य के साथ जिसने खिलवाड़ किया है, ऐसे पेपर लीक माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्हें कड़ी सी कड़ी सजा दिलाई जाए, कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये 2024 का मोदी जी का भाषण है, नीट पेपर के बाद का। कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, छोड़ा नहीं जाएगा, और 3 महीने बाद सबको छोड़ दिया। दुर्भाग्य यह है कि आज भी मुद्दे को इधर से इधर भटका रहे हैं। मेरे सीधे सीधे 3 सवाल हैं। सीबीआई की 2 बार जांच हुई, क्या एनटीए के एक भी अधिकारी से सीबीआई पूछने गई? सवाल। इनोवेटिव व्यू कंपनी जो पूरी तरह से सीक्रेसी बायोमेट्रिक्स की जिम्मेदार है, क्या उससे एक भी अधिकारी से किसी ने पूछा? विनीत जोशी जो एचआरडी के सेक्रेटरी थे, जिनको चुपचाप रातों रात हटा दिया, क्या सीबीआई ने एक बार भी उनसे जाकर पूछताछ की? पहला सवाल। दूसरा सवाल, 4.6% जीडीपी का बजट का हमारा एजुकेशन में था 2014 में, घटकर 2.6 रह गया। 2% जीडीपी का बजट घट गया, ये मतलब किसके इशारे पर हुआ और क्यों हुआ? गृह मंत्री जी, तीसरा सवाल, कहां पर गायब हैं वो बता दें जरा हमें, तो हम तो जानना चाहते हैं। चंदा चोरी नहीं हुई थी, चंदा डकैती हुई थी, और भाजपाइयों और आरएसएस के लोगों ने मिलकर की थी। जो वहां पर एसआईटी बनी, उसके तमाम डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश सरकार के पास हैं। उस रिपोर्ट को आप सार्वजनिक करवा दीजिए, पता चल जाएगा माल कहां कहां गया है, नागपुर कितना गया, दिल्ली कितना गया है और कर्नाटक कितना गया है, उसको सार्वजनिक करा दीजिए। सुना योगी जी के पास काफी माल हाथ लग गया है उनके आरएसएस के खिलाफ, और वो अब कह रहे हैं कि अब आरएसएस मुझे छू नहीं सकती, ऐसा हम तो सूत्रों से सुन रहे हैं। आप उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करा दीजिए, उसके बाद सनातन की बात कीजिएगा। चंदा चोरी से लेकर और जिस तरह से आप लोगों ने शंकराचार्य के साथ जो बिहेव किया था, वो पूरे देश ने देखा है। महामानव साहब ने क्या क्या किया है, वो भी पूरे देश ने देखा है। गलत समय पे मुहूर्त, आधे मंदिर का इनॉग्रेशन, चोरी तो होनी थी, गलत समय पे मुहूर्त आप कर रहे थे। अरे जिन लोगों ने प्रभु राम के, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के घर को डकैती डालने से नहीं छोड़ा, वो पेपर लीक और वोट चोरी नहीं करेंगे क्या? वोट चोरी की सरकार है, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। इस सरकार को जाना होगा, गृह मंत्री को इस्तीफा देना होगा। में अजय आलोक जी जवाब दीजिए, क्योंकि अब विपक्ष लगातार जो पुलिस एक्शन है उस पर हमलावर हो रहा है। बात तो और आपको इन सब के बीच अपनी सरकार को भी बचाते हुए आगे ले जाना है, लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज है छात्रों का विश्वास जीतना। ये डेफिसिट आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए, सबसे पहले तो आलोक जी को कहूंगा कि आलोक जी, एक कहावत है, कसाई के चाहने से गाय नहीं मरती है। ठीक है ना? तो ये सरकार जानी होगी, इनको जाना होगा, आप मनाते रहिए, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम यही रहेंगे अगले 20-25 साल तक। चिंता मत कीजिए, विकसित भारत बनाने के पहले भाजपाइयों ने गाय काटने की परमिशन दे दी। दूसरी बात मुझे आश्चर्य लगता है, जो जीवन भर सनातन विरोध करते रहे,
जो जीवन भर सनातन को कोरोना कहते रहे, हिंदू धर्म का विरोध करते रहे, भगवा आतंकवाद कहते रहे, जो जिन्होंने अयोध्या को कभी प्रभु श्री राम की नगरी नहीं कहा, वो आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जिन्होंने प्रभु श्री राम की अस्तित्व पे एफिडेविट दिया, वो आज प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के कानून से मुंह से सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन आज जो आप लोगों ने संसद में, जो आप लोगों ने कल किया है ना, जो हरकत, जो पप्पू यादव के साथ बैठ के देश के करोड़ों कसाई भाजपा वाले आलोक जो आपने सीधे चोट पहुंचाई, अगर औकात है आलोक शर्मा, तो राहुल गांधी जी को बोलिए मस्जिदों में भी चोरी होती है, जरा मौलवी का ड्रेस धारण करके बैठ जाएं और इसी तरह करें। तुम्हारी औकात मौलवी चोर होता है, और इसी तरह पप्पू यादव की तरह बोले कि मेरे खून में, मेरे धर्म में औकात है, तो किसी पादरी को बैठाइए, चर्च में भी चोरी होती है, कोई पादरी बोले कि हाँ मेरे खून में, मेरे धर्म में। सनातन का जो मजाक उड़ाया ना आलोक शर्मा, राहुल गांधी जी ने पप्पू यादव के साथ मिलकर, औकात है तो ये करके दिखाओ, और नहीं तो कोई औकात नहीं है तुम लोगों की, ठीक है ना। 2009 से ये ड्रामा चल रहा है। चलिए अब हो गया। और ऐसे शब्द मत बोलिए अजय जी, आप भी मत बोलिए, आलोक जी आप भी मत बोलिए, अब इसको यहीं खत्म कीजिए, क्योंकि वैसे ही अब लोग ये पूछते हैं कि भाई इस तरह की भाषा कब तक टीवी डिबेट में चलती रहेगी।